17 अगस्त 2026 एक कंपनी एक वीडियो डालती है, लंबाई सिर्फ 30 सेकंड। वीडियो में एक मशीन खड़ी है, बिना दौड़े सीधे हवा में उछल जाती है, नीचे आती है और फिर भाग पड़ती है। 30 सेकंड की ये वीडियो हर जगह पहुंच गई, शायद आपके फोन पे भी आई। कंपनी का दावा है कि यह मशीन दुनिया के किसी भी इंसान से तेज दौड़ती है। नाम भी वैसा ही रखा है, सुपरमैन। और वैसे ये जो शब्द है रोबोट, हम रोज बोलते हैं, ये आया कहां से पता है? एक चेक शब्द रोबोता, मतलब बेगार, बंधुआ मजदूरी। 1920 के एक नाटक से ही, यानी जिस दिन से ये शब्द बना, उसी दिन से असली सवाल मशीन का नहीं था, अब सवाल मजदूरी का था। और उसके 2 दिन बाद यही कंपनी शंघाई के शेयर बाजार में लिस्ट हो रही है। अब जरा रुकिए, इस 30 सेकंड की क्लिप में जो दिख रहा है वो तो आपने देख लिया, असली कहानी वो है जो इसमें दिखता नहीं है। कंपनी ने 2 नंबर दिए। पहला, टॉप स्पीड 12.66 मीटर प्रति सेकंड। आसान भाषा में करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शहर की सड़क पर जिस रफ्तार पर आपका चालान कट सकता है उतनी रफ्तार से ये मशीन दौड़ती है। दूसरा नंबर, खड़े खड़े 2 मीटर की छलांग, और इस मशीन की टांग कितनी लंबी है? सिर्फ 85 सेंटीमीटर। अब तुलना कीजिए, यूसेन बोल्ट 100 मीटर 9.58 सेकंड, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कायम। लेकिन यहाँ एक बारीकी है जो ज्यादातर जगह छूट जाती है। 9.58 सेकंड का मतलब है पूरी दौड़ की औसत रफ्तार 10.44 मीटर प्रति सेकंड। औसत, क्योंकि बोल्ट पूरी रेस एक ही रफ्तार में नहीं भागते। शुरू में धीमे ब्लॉक से निकलना पड़ता है, बीच में सबसे तेज, और फिर 60 से 80 मीटर के बीच उनकी सबसे तेज रफ्तार नापी गई थी, करीब 12.4 मीटर प्रति सेकंड। तो तुलना हो रही है मशीन की टॉप स्पीड बनाम इंसान की टॉप स्पीड, पूरा रेस से नहीं है। और एक बात मैं आपको साफ बता दूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोबोट ने बोल्ट को हरा दिया, क्योंकि दोनों ने एक ही रेस नहीं दौड़ी। एक इंसान ट्रैक पर दौड़ा, जज के सामने, स्टॉप वॉच के साथ, नियमों के अंदर। दूसरी एक मशीन थी। एक कंपनी के अपने वीडियो में दोनों तेज हैं, लेकिन दोनों की परीक्षा एक नहीं। अब जो छलांग वाला दावा है उसकी एक दिलचस्प कहानी है। कंपनी कह रही है कि 2 मीटर खड़े खड़े छलांग लगा सकते हैं, और इसकी तुलना की जा रही है स्टैंडिंग हाई जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड से। पहली दिक्कत है, स्टैंडिंग हाई जंप ओलंपिक से 1912 में हट चुका, यानी 114 साल पहले। उसका आखिरी दर्ज रिकॉर्ड है रे एवरी का 1 मीटर 65 सेंटीमीटर साल 1900 में। और दूसरी दिक्कत जो ज्यादा बड़ी है, हाई जंप में ना बार पार हुई या नहीं। मशीन के मामले में जो ऊंचाई बताई गई है वो है शरीर हवा में कितना ऊपर, और ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी ऊंची कूद लगा के बार को पार कर ले, और दूसरा ट्रैम्पोलिन पर उछल कर कहे कि मैं ज्यादा ऊपर चला गया। दोनों ऊपर गए पर फीता एक जगह नहीं लगा। अब कंपनी यूनिट्री, जिसकी शुरुआत हुई 2016 में हांगझो शहर में, फाउंडर वांग शिंकिंग, उस वक्त उम्र सिर्फ 26 साल की। राइटर्स के मुताबिक कंपनी की फाइलिंग बताती है कि पिछले साल उसने 5,500 से ज्यादा ह्यूमनॉइड और 18,000 4 टांगों वाले रोबोट बेचे। और अलग से कंपनी की अपनी पोस्ट कहती है कि जुलाई 2026 तक कुल मिलाकर करीब 18,000 2 टांगों वाला ह्यूमनॉइड बन चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 अलग अलग 18,000 है। एक 4 टांगों वाले 1 साल के, दूसरे 2 टांगों वाले। शुरू से अब तक के कई जगह ये दोनों आपस में मिला दिए गए हैं, हम नहीं मिलाएंगे। अब 19 अगस्त को लिस्टिंग हुई। कंपनी ने जुटाए 6.1 अरब युआन, करीब 90 करोड़ डॉलर। लेकिन असली चौंकाने वाला नंबर यह है कि छोटे निवेशकों ने इस इशू को 8,000 गुने से ज्यादा भर दिया। 8,000 गुना, यानी हर एक शेयर के लिए 8,000 दावेदार। उस बाजार का रिकॉर्ड है ये। और ये मुख्य भूमि चीन में लिस्ट होने वाली पहली आम इस्तेमाल रोबोटिक्स कंपनी है। और जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस हुई। वीडियो, लिस्टिंग, कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही हफ्ते में। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब प्लान था, तारीखें आपके सामने रख रहे हैं, मतलब आप निकालिए। लेकिन इससे पहले एक सवाल, ये मशीन असल में कर क्या सकती है? चलिए उसी 30 सेकंड की क्लिप पर वापस चलते हैं। मशीन उछली, उतरी, भागी। अब एक सवाल पूछिए आप अपने आप से, इसके हाथ कहाँ हैं? हाथ है ही नहीं, ना हाथ, ना पंजे, ना ग्रिपर। पूरी इंजीनियरिंग नीचे लगाई गई है टांगों में। मतलब साफ है कि ये मशीन दौड़ सकती है, उछल सकती है, लेकिन एक गिलास पानी नहीं उठा सकती। कंपनी खुद इसे एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म कहती है, प्रोडक्ट। और ये भी मानती है कि मशीन अभी अधूरी है, आगे और भी बेहतर होगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि देखो रोबोट फैक्ट्री में इंसान की जगह ले लेगा, ये वाला नहीं लेगा, ये फिलहाल सिर्फ भाग सकता है।
और एक चीज है जो कंपनी ने जारी ही नहीं की, टेस्ट की डिटेल। किस सतह पर दौड़ा, कितनी दूर, कितनी देर तक ये रफ्तार रही, कितनी बार दोहरा पाया, कोई वजन उठा रखा था या फिर बिल्कुल खाली था। इनमें से एक भी सवाल का जवाब सार्वजनिक नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी झूठ बोल रही है। हो सकता है कि सब कुछ सही हो, मतलब सिर्फ इतना ही कि ये अभी दावा है, नाप नहीं है। और दावे और नाप में फर्क होता है, ये फर्क याद रखिएगा। इस पूरी कहानी में आगे बहुत काम आने वाला है। लेकिन अब ईमानदारी से दूसरी तरफ भी देखिए, क्योंकि सिर्फ शक करना भी पत्रकारिता नहीं है। पिछले साल के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में इसी कंपनी की एक मशीन की सबसे तेज रफ्तार बताई गई थी, 4.78 मीटर प्रति सेकेंड। इस साल का दावा है 12.66। भले ये नंबर स्वतंत्र रूप से जांचा ना गया हो, दिशा साफ दिख रही है। और ये छलांग 1 साल में आई है। 1 साल तो असली सवाल मशीन नहीं है, असली सवाल ये है ये मशीन इतनी जल्दी बन कैसे गई। और इसका जवाब मिलता है 2016 में लिखे गए एक थीसिस पेपर में। 2010 अमेरिकी सेना एक रिसर्च प्रोग्राम को पैसा देना शुरू कर देती है, नाम रोबोटिक्स कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी अलायंस। 10 साल चला ये प्रोग्राम। और यहाँ एक बात साफ करें कि आगे जो जानकारी आ रही है वो हमारी अपनी जांच नहीं है, ये रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है। 18 अगस्त 2026, रिपोर्टर माइकल मार्टिन। रॉयटर्स के मुताबिक ये पहली बार है जब किसी न्यूज संस्था ने यूनिट्री के डिजाइन और अमेरिकी सेना के इस प्रोग्राम का रिश्ता विस्तार से दर्ज किया है। रिपोर्ट के आधार पर एक पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी और इस प्रोजेक्ट से जुड़े 3 रिसर्चर। अब देखिए इस प्रोग्राम में कौन था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, MIT, बॉस्टन डायनेमिक्स और नासा की जेट प्रोपल्जन लैबोरेटरी और सबसे बड़ा कमर्शियल पार्टनर जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स, वही कंपनी जो अब्राम्स टैंक बनाती है। यानी टैंक बनाने वाली कंपनी और 4 टांगों वाला रोबोट एक ही टेबल पर। 2016 यूपेन के रिसर्चर्स ने एक बदलाव किया। सुनने में मामूली लगता है, असर में बहुत बड़ा है। उन्होंने रोबोट के बीच से भारी गियर बॉक्स निकाल दिया और मोटर सीधे टांगों में लगा दी। थोड़ा ऐसे समझिए, पहले ताकत बीच में बनती थी और फिर खींचकर टांगों तक पहुंचती थी। अब ताकत वहीं बन रही है जहां उसकी जरूरत है। नतीजा, मशीन जमीन को बेहतर महसूस करने लगी, उबड़ खाबड़ रास्ते पर तेजी से संभलने लगी। और ये काम MIT की उस लैब की रिसर्च पर खड़ा था जिसे DARPA ने फंड किया था। 2019 में MIT की लैब ने एक मशीन सामने रखी, मिनी चीता, यूपेन वाली खूबियों पर बनी थी, ज्यादा ताकतवर, और ये बैकफ्लिप मार सकती थी। एक रोबोट जो पलटी मार सकता था। इंटरनेट को और क्या चाहिए था। इससे कुछ महीने पहले MIT के बेन कार्ड्स ने अपनी मास्टर्स थीसिस पब्लिश की थी। उसमें इन एक्चुएटर्स की पूरी डिटेल थी। एक्चुएटर मतलब मशीन की मांसपेशी, वो हिस्सा जो जोड़ को ताकत देता है। कार्ड्स राइटर को बताते हैं कि 6 महीने के अंदर उन्हें चीनी कंपनियां मिल गई जो उन्हें एक्चुएटर्स की कॉपी बना रही थी और वो ऑनलाइन खरीदी जा सकती। 6 महीने थीसिस से बाजार तक। अब उसी साल 2016 में चीन में एक थीसिस लिखी जा रही थी, शंघाई यूनिवर्सिटी। लिखने वाले थे वांग शिंकिंग, वही जिन्होंने उसी साल यूनिट्री शुरू की। रॉयटर्स ने वो थीसिस ऑनलाइन देखी, उसमें MIT के चीता वाले काम का हवाला है और उसमें उस लैब के शब्द है पथ प्रदर्शक, योगदान को माना गया है। उसी थीसिस में उस यूपेन पेपर का भी जिक्र है जिसे अमेरिकी सेना की लैब ने फंड किया था। यानी कुछ छुपाया नहीं गया, साफ लिखा हुआ है। और अब वो बात जो इस पूरी कहानी को पलट देती है, रॉयटर्स लिखता है कि यूनिट्री ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि ये रिसर्च छिपाई नहीं गई थी, इसे जानबूझकर खुले तौर पर पब्लिश किया गया था ताकि पूरी दुनिया में इस फील्ड में तरक्की हो। साइंस में ये आम बात है। सेना की लैब की प्रवक्ता अमांडा लिगॉन कहते हैं कि इस रिसर्च ने खुद अमेरिका के रोबोटिक्स इकोसिस्टम को मजबूत किया है। और रॉयटर्स से बात करने वाले किसी भी अमेरिकी रिसर्चर्स ने ये नहीं कहा कि ऐसी रिसर्च छुपाई जानी चाहिए। यहाँ एक लकीर खींचनी जरूरी है और हम साफ खींच रहे हैं। ये चोरी की कहानी नहीं है। दरवाजा खुला था इसलिए नहीं कि कोई बंद करना भूल गया, बल्कि इसीलिए कि उसे जानबूझकर खुला रखा गया था। तो सवाल ये नहीं है कि अंदर कौन आया, सवाल ये है कि अंदर आकर बनाया किसने। अब दोनों तरफ की बात एक साथ करते हैं। बेन कार्ड्स कहते हैं कि यूनिट्री की गो सीरीज के नाप मिनी चीता से हैं। उनके शब्दों में मिलीमीटर तक लगभग एक जैसे हैं। उसी लैब के जाओ रोमोस भी मानते हैं कि शक्ल, बनावट और डिजाइन कॉपी हुई, लेकिन वो एक बात जोड़ते हैं और यही सबसे जरूरी है। हजारों की तादाद में बनने वाले लायक मशीन को असल में खड़ा कर देना, वो पूरा का पूरा यूनिट्री का अपना काम है। यूनिट्री की अपनी वेबसाइट कहती है कि मोटर, रिड्यूसर, कंट्रोलर और कुछ सेंसर उसने खुद डेवलप किए। और सबसे दिलचस्प बात, कार्ड्स ने खुद इस एक्चुएटर्स को प्रोडक्शन में ले जाने से मना कर दिया था। वजह उन्हें लगता था कि इसका कोई बाजार ही नहीं है। जरा एक सेकंड इस पर रुकिए। एक इंसान ने वो चीज बनाई और सोचा इसे खरीदेगा कौन, दूसरे ने वही चीज देखी और सोचा इसे खरीदेगा हर कोई। फर्क टेक्नोलॉजी का नहीं था, फर्क नजरिए का था। तो रिसर्चर्स ने रॉयटर्स से आके क्या कहा,
ये नहीं कि रिसर्च छुपा लो। उन्होंने कहा अमेरिका को ये देखना चाहिए कि उसकी खोजें प्रोडक्ट में कैसे बदली और जल्दी कैसे बदली, क्योंकि सवाल कभी ये नहीं था कि खोजा किसने, सवाल ये है कि बनाया किसने। अब 2023 यूनिट 3 में GO2 उतारा, 4 टांगों वाला रोबोट, कीमत करीब $1,600, यानी एक अच्छे लैपटॉप से थोड़ा ही ज्यादा। अब तुलना कीजिए अमेरिका की घोस्ट रोबोटिक, जिसे उन्हीं यूपेन के गाविन कैनलिया ने खड़ा किया, अपनी विजन 60 मशीन बेचती है $1,65,000 से ऊपर, एक लैपटॉप की कीमत बनाम एक घर की, और दोनों 4 टांगों वाले रोबोट। घोस्ट रोबोटिक ने अब तक करीब 1000 मशीन बेची। अब एक हिस्सा जो असहज है और इसे हम पूरा रखेंगे, आधा नहीं। 2022 में यूनिट 3 ने अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर एक खुला पत्र साइन किया था कि वो अपने रोबोट को हथियार नहीं बनाएंगी। कंपनी लगातार कहती रही कि उसके प्रोडक्ट आम नागरिक इस्तेमाल के लिए हैं, और ये भी सच है कि चीनी सरकारी टीवी ने GO2 मॉडल को सैनिकों के साथ दिखाया, और B1 सीरीज ने एक बदले हुई संस्करण को जिस पर असॉल्ट राइफल लगी थी। दोनों बातें एक साथ सच हैं। हम आपको दोनों दिखा रहे हैं। जून 2026 पेंटागन ने यूनिट 3 को चीनी सैनिक कंपनियों की सूची में डाल दिया। ये प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इससे अमेरिकी सेना का इस कंपनी की तकनीकी इस्तेमाल करना आगे सीमित हो जाता है। जुलाई में अमेरिका नियामक FCC ने विदेश में बने ह्यूमनॉइड और 4 टांग वाले रोबोट के आने वाले मॉडल के आयात पर रोक लगा दी। चीन ने जवाबी कार्रवाई में चेतावनी दी कि वॉशिंगटन के चीनी दूतावास ने कहा कि उसकी कंपनियां नई तकनीक को दुनिया भर में सस्ता और सुलभ बना रही हैं, और अमेरिका पर आरोप लगाया बाजार बिगाड़ने और एक तरफ दबंगई का। और अब वो डिटेल जो पूरी तस्वीर पलट देती है। सितंबर 2023 अमेरिकी सेना ने GO2 खरीदने के लिए अपने ही अमेरिकी सामान पहले वाले नियम से छूट मांगी। दस्तावेज में लिखा था ये जरूरी उपकरण है क्योंकि इसकी तादाद में इस क्वालिटी के अमेरिकी विकल्प मौजूद ही नहीं है। यानी जिस देश ने वो रिसर्च फंड की थी, वही देश उस रिसर्च से बने चीनी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपना नियम ढीला करने की अर्जी लगा रहा था। रॉयटर्स ये पुष्टि नहीं कर सका कि ये खरीद आखिर हुई या नहीं हुई। अब कारखाने की तरफ चलिए, जहां से ये सब असल में उतरता है। चीन की सैनी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग के उप महाप्रबंधक हुआंग टाई कहते हैं कि श्रम प्रधान उद्योगों में इंसान की जगह मशीन का आना अब चलने वाला नहीं है, और इसकी वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, वजह आबादी है। चीन में काम करने वाले लोग घट रहे हैं और आबादी बूढ़ी हो रही है। अब कुछ आंकड़े, और मैं जानबूझकर अनुमान शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। बैराक्लाइज की रिसर्च एक अनुमान है 2035 तक चीन में 2,40,00,000 तक ह्यूमनॉइड रोबोट काम कर सकते हैं। ये उसके कुल कामगारों का करीब 4% होगा। उसी अनुमान के मुताबिक अगले 10 साल में चीन के कामगार करीब 3,70,00,000 घट सकते हैं और रोबोट इसका 60% तक बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक बैंक का अंदाज है, मौसम के अनुमान जैसा। हो भी सकता है, शायद ना भी हो। यूरोप के रिसर्च संस्थान मैरिक्स की रिपोर्ट बताती है कि कुछ अनुमानों के मुताबिक रोबोट चीन की कम से कम 70% फैक्ट्री नौकरियों की जगह ले सकते हैं। और वही रिपोर्ट ये भी दर्ज करती है कि कुछ चीनी विशेषज्ञ इससे चिंतित हैं। वजह, वहाँ सामाजिक सुरक्षा का ढांचा कमजोर है। लेकिन अब दूसरी तरफ भी सुनिए, क्योंकि तस्वीर एक तरफा नहीं है। उसी बैराक्लाइज के मुख्य अर्थशास्त्री क्रिश्चियन कैलर एक दिलचस्प बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं। 2018 में जितने लोग काम करते थे, उनमें से 60% से ज्यादा ऐसी नौकरियों में थे जो 1940 में थी ही नहीं। सोचिए, सोशल मीडिया मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, ऐप डेवलपर, अपने दादाजी को समझाइए कि ये काम क्या होता है, आधा घंटा लग जाएगा। तो क्या डरना चाहिए? लेकिन डर बेचना सबसे आसान काम है और हम वो नहीं करेंगे। सच ये है कि काम खत्म नहीं होता, जगह बदल लेता है। इतिहास ये बार बार दिखा चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब तक जगह बदलती है, तब तक जिसकी नौकरी गई वो आदमी कहाँ खड़ा रहेगा? उन बीच के सवालों का जवाब किसी टेक्नोलॉजी के पास नहीं होता, जो जवाब नीति से आता है। और नीति बनाना हमारा आपका काम है, मशीन का नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है? और पहली अच्छी खबर सुन लीजिए, क्योंकि वो असली है। 2024 में भारत में 9,100 इंडस्ट्रियल रोबोट लगे। भारत के लिए ये रिकॉर्ड है। 7% की बढ़त, और हर साल लगने वाले रोबोट के हिसाब से भारत दुनिया के 6ठे नंबर पर है, जर्मनी से एक पायदान ऊपर। ये आंकड़े इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की रिपोर्ट से है। लेकिन एक दूसरा नंबर है और वो अलग कहानी कहता है। भारत में इस वक्त कुल कितने रोबोट काम कर रहे हैं? 52,570, और चीन में करीब 20 लाख। और 2024 में दुनिया भर में जितने नए रोबोट लगे, उनमें से 54% अकेले चीन में लगे। आधे से ज्यादा। मतलब ये है कि हम तेज बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत छोटे बेस से। रफ्तार अच्छी है, दूरी बहुत है। तो भारत के पास क्या है और क्या नहीं? ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स स्टार्टअप की गिनती में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अलग अलग गिनती अलग अलग नंबर देती है, किसी में 12, किसी में 14, यानी एक दर्जन से कुछ ऊपर। और यहाँ उसी राइट्स की रिपोर्ट में एक भारतीय नाम आता है, विजय कुमार। पेंसिल्वेनिया के इंजीनियरिंग स्कूल के डीन
वो अमेरिका के बारे में एक बात कहते हैं और वो बात भारत पर उतनी सटीक बैठती है। वो कहते हैं इनोवेशन और सॉफ्टवेयर से अच्छा होना काफी नहीं है, बड़े पैमाने तक पहुंचने के लिए 4 चीजें चाहिए: पूंजी, औद्योगिक आधार, हुनरमंद कारीगर और पुर्जों की सप्लाई चेन। इंजीनियरिंग हमारे पास है, सॉफ्टवेयर की ताकत हमारे पास है, सवाल बाकी चीजों का है, फैक्ट्री, पुर्जे और पूंजी। और यहाँ से एक अलग तरह का सवाल खुलता है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने तरक्की नापने का एक सही तरीका दिया। वो कहते थे ये मत पूछो कि कितना बना है, ये पूछो कि लोगों की कुछ कर पाने की ताकत कितनी बड़ी है। उस तराजू पर रखिए तो भारत में कितने रोबोट हैं? शायद गलत सवाल है। सही सवाल शायद ये है जो रोबोट आ रहे हैं वो किसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। असेंबली लाइन पर खड़े उस आदमी की जिसे नया हुनर मिला और नई तनख्वाह, या फिर उस बही खाते की जिसमें कभी उसकी शिफ्ट लिखी जाती थी। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। भारत में जितने रोबोट लग रहे हैं उनमें से 45% ऑटोमोबाइल सेक्टर में लग रहे हैं। यानी ये आज हो रहा है इसी देश में किसी असेंबली लाइन पर, शायद आपके शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर। 17 अगस्त की वो क्लिप 30 सेकंड की थी। उनमें से एक मशीन उछली, उतरी और भाग गई। उस मशीन के हाथ नहीं थे, उसके टेस्ट की डिटेल आज तक सामने नहीं है। और जिस टेक्नोलॉजी पर वो खड़ी है वो एक ऐसी लैब से निकली थी जिसे दूसरे देश की सेना ने पैसा दिया और जिसने अपने नतीजे जानबूझकर सबके लिए खोल दिए। तो सवाल ये नहीं है कि मशीन कितनी तेज, सवाल ये है कि खोज और कारखाने के बीच जो फासला है उसे कौन पाट लेता है, और जब वो फासला पड़ जाता है तो फायदा आखिर किसे मिलता है। और आखिरी बात जो शायद इस पूरे एपिसोड से ज्यादा काम आएगी, अगली बार जब ऐसी कोई क्लिप आपके फोन पर आए, 30 सेकंड बहुत बड़ा दावा है, तो आगे भेजने से पहले बस एक सवाल पूछ लीजिएगा, ये दावा है या ना? बस इतना ही काफी है। और हमें बताइए उन 4 चीजों में से भारत के पास सबसे कमजोर कौन सी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।